जब किसी मुद्रा की डिमांड बढ़ती है तो उसके मूल्य में इजाफा होता है। इसको मुद्रा की मजबूती कहते हैं। वहीं मुद्रा मूल्यह्रास विदेशी मुद्रा के संबंध में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी को दर्शाता है। चूंकि वैश्विक स्तर पर व्यापार हेतु डॉलर एक सर्वमान्य मुद्रा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी मांग हमेशा बनी रहती है। ऐसे में जब किसी वजह से डॉलर की आपूर्ति में कमी आती है, तब डॉलर खरीदने के लिए हमें अधिक रुपए देने पड़ते हैं। इस वजह से जहां एक तरफ डॉलर मजबूत होता है तो वहीं दूसरी तरफ रुपए का मूल्य घट जाता है। ऐसे में किसी भी सेवा या वस्तु के आयात के लिए अधिक रुपए का भुगतान करना होगा, यानी आयात करना महंगा हो जाएगा, जिस वजह से आयात में गिरावट आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ निर्यात की गई सेवाओं और वस्तुओं से प्राप्त डॉलर के बदले देश के व्यापारियों को अधिक रुपए मिलेंगे। ऐसे में उनको अधिक निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसका सबसे अधिक लाभ देश की आईटी और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों को मिलेगा। मूल्यह्रास के कारण भारत का चालू खाता घाटा बढ़ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यापार घाटे की वजह से हमारा चालू खाता घाटा लगभग 2% तक पहुंच गया है। ऐसे में कम निर्यात और महंगे आयात के कारण चालू खाता घाटा के बढ़ने का खतरा उत्पन्न होगा। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गणक यानी मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? आरक्षित नकदी या फिर कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि या फिर देश की जनसंख्या में वृद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह भी एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। पहले हम यह समझते हैं कि मुद्रा गणक होता क्या है और यह बढ़ता या घटता कैसे है। इसे हम बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए लोगों ने बैंक में 10 लाख रुपए जमा किए। आगे बैंक इस धन का इस्तेमाल दूसरे लोगों को लोन देने में कर सकता है। अगर इन 10 लाख रुपयों से बैंक 1 करोड़ रुपए की फाइनल मनी सप्लाई करता है तो यहाँ मनी मल्टीप्लायर होगा 10। यानी अगर जनता की बैंकिंग आदतों में तेजी आती है तो स्वाभाविक है कि इससे जमा में वृद्धि होगी, जिससे मनी मल्टीप्लायर भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। हालांकि हम इसे पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि यह लोगों की पसंद पर निर्भर करेगा कि वे बैंक से किस तरह का संबंध रखना चाहते हैं। ए और सी सही नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बढ़ने से ही बैंकों के पास जो धन होता है वह कम हो जाएगा, जिससे मनी मल्टीप्लायर कम होगा। डी विकल्प को ना तो सही मान सकते हैं और ना ही गलत, क्योंकि यह किसी देश की बढ़ रही जनसंख्या और उसके अनुपात में आर्थिक समृद्धि पर डिपेंड करेगा। इसके आगे जनसंख्या का कितना बड़ा वर्ग बैंकिंग आदतों को अपनाता है और किस तरह से अपनाता है, यह भी एक बड़ा फैक्टर होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। कार्बन तथा नाइट्रोजन के विपरीत फास्फोरस वायुमंडल से प्राप्त नहीं होता, बल्कि फॉस्फेट चट्टानों में खनिज के रूप में होता है। इसके बाद हम भारत छोड़ो आंदोलन पर आते हैं। दोस्तों, जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने कमेटी के सामने रखा, लेकिन गांधी जी ने इस प्रस्ताव को फ्रेम किया था। वर्धा कमेटी में तय हुआ कि गांधी जी को इस आंदोलन की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में पास किया जाना था। योजना के मुताबिक 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक में इस आंदोलन को मंजूरी दे दी गई। इस आंदोलन का सबसे बड़ा कारण क्रिप्स मिशन का असफल होना था, जिसके बाद गांधी जी ने एक अहिंसक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। दक्षिण पूर्व एशिया में ताड़ यानी पाम के तेल के बागानों के कारण वर्षावनों और स्थानीय जैव विविधता को काफी नुकसान पहुंचा है।
इस विनाश को देखते हुए पर्यावरण विशेषज्ञ और राजनेता चेतावनी दे रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ताड़ यानी पाम के तेल के बागानों की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का कदम विनाशकारी हो सकता है। पाम ऑयल यानी ताड़ का तेल वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक खपत किया जाने वाला वनस्पति तेल है। यह डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन और जैव ईंधन के उत्पादन में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। भारत पाम तेल का सबसे बड़ा आयातक है। भारत ने सितंबर 2016 में हिंद महासागर में पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स यानी PMS की खोज करने के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यानी ISA के साथ 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स में लोहा, तांबा, जिंक, चांदी, सोना एवं प्लैटिनम पाए जाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट से भारत को हिंद महासागर में आवंटित क्षेत्र में PMS की खोज करने का एक्सक्लूसिव अधिकार मिल गया है। ISA ने भारत को 10,000 किलोमीटर में 15 साल तक PMS की खोज करने की मंजूरी दी है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के तहत स्थापित एक संस्था है। हिंद महासागर में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की खोज के लिए भारत और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बीच पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट हस्ताक्षर हो चुका है। सबसे पहले जल संसाधनों की भारत और विश्व में अस्थिति देखते हैं। वैश्विक स्तर पर 96.5% पानी महासागरों में है, 0.9% पानी अन्य खारे स्रोतों में है। वहीं मीठे पानी की मात्रा 2.5% है। मीठे पानी के स्रोतों में ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में 68.7% और ग्राउंड वाटर यानी भौम जल के रूप में 30.1% पानी मौजूद है। सतह या अन्य जगहों पर मौजूद मीठा पानी 1.2% है। बात करते हैं मालवा के पठार की। यह अरावली पर्वत के दक्षिण और विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा से हुआ है, इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है और गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग करना किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। मालधारियों के पास वन अधिकार अधिनियम यानी कि वन अधिकार अधिनियम कहने का मतलब क्या हुआ? फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006। इसके तहत स्थानीय वनों के संरक्षण का अधिकार इनको मिला हुआ है। FRA 2006 को आप याद रखिएगा। इस तरीके के सवाल कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि वन अधिकार अधिनियम 2006 में क्या कुछ बातें कही गई हैं, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यदि इसके मंत्रालय की बात की जाए तो ये जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके तहत जो भी वन क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां हैं या फिर वन क्षेत्र में अन्य ऐसे लोग, ऐसे समूह जो कि पारंपरिक तौर पर उस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनके संरक्षण की, उनके आजीविका की बात इस अधिनियम में की गई है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। वहीं अखिल भारतीय सेवाओं का होना भी एकात्मकता की ओर झुकाव है। भारत में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका अस्तित्व में है। एकीकृत न्यायपालिका एकात्मकता को बताती है, जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय गुण को बताती है। समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर एवं अखंडता यानी
इंटीग्रिटी 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। ये भाषा बोलते हैं कुई और वो बोलते थे बोंडा, बोंडो, बोंडा ही उनकी भाषा है। भारत से एकमात्र हैदराबाद शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। यह मान्यता आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र संगठन के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दी गई। हैदराबाद को यह मान्यता शहरी वानिकी के विकास और प्रबंधन के लिए दी गई है। विश्व के नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नाओमी ओसाका, जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स, गोल्फ दिग्गज टाइगर वुड्स और फ्रांस फुटबॉल टीम को विभिन्न कैटेगरीज में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 से नवाजा गया। स्पोर्ट्स फॉर गुड कैटेगरी में यह अवार्ड युवा नामक एनजीओ को मिला।